हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 10 शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन। इसकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 10.4। इसमें हमें टॉपिक देखना, इंट्रोडक्शन करेंगे, आज समझेंगे क्या है ये टॉपिक। है हमारा अतिपरवलय। तो अभी हमने लास्ट 3 एक्सरसाइज में सीखा है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, और ये लास्ट शेप है हमारी अतिपरवलय। और फिर ये चैप्टर आपका एंड है। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसे आप विविध प्रश्नावली कहते हैं वो करके चैप्टर एंड है। तो अतिपरवलय के बारे में समझते हैं। तो अतिपरवलय की डेफिनेशन आप देख ही रहे हैं क्या लिखी हुई है। एक अतिपरवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, मतलब एक प्लेन में वो सारे बिंदु आ जाएंगे जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। जो तल में दो बिंदु स्थिर होंगे उनसे उनकी दूरियों का अंतर क्या होगा? अचर, कांस्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रही है। देखिए, तो हम इसको बना लेते हैं। ये हमने एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष बनाई है। तो अतिपरवलय की शेप कुछ इस प्रकार की होती है। कोशिश की है हमने ठीक बनाने की, लेकिन थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। तो वो कहते हैं ये जो बिंदु लिया, ये देखिए इसकी दो नाभियाँ होंगी। एक इधर नाभि होगी, पहले नाभियों को लिख लेते हैं, और इधर एक नाभि होगी। ठीक है, और ये इसके शीर्ष हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये क्या है, इसके शीर्ष है। ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। ठीक, यहाँ कोई P1 बिंदु लिया। ठीक है, उस P1 की दूरी F1 से और F2 से, कहाँ से? F2 से। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया P2। ये कंप्लीट शेप आपकी अतिपरवलय है। P2 की दूरी F1 से और P2 की दूरी F2 से, इन दोनों का अंतर अगली किसी दूरी के बराबर होगा। दोबारा समझते हैं, देखिए क्या कहते हैं। तो हमने लिखा P और F1 की दूरी को हमने लिखा P1 F1। इसका अंतर हम करेंगे P1 F2 के साथ में। P1 F2 का मतलब इस दूरी का स्थिर बिंदु से दूरी, ये रहा स्थिर बिंदु, और ये तल का बिंदु। स्थिर बिंदु से इस तल वाले बिंदु की दूरी, और ये दूसरा स्थिर बिंदु, इससे दूरी। इन दोनों का अंतर कांस्टेंट होता है, अचर होता है। मतलब किसी भी पॉइंट से आप ले लीजिए, सबसे एक जैसा ही मिलेगा। अब हम दूसरे वाले बिंदु से चेक करते हैं, उसके बराबर होता है, मतलब कांस्टेंट सभी का बराबर। P2 F1 माइनस P2 F2। यहाँ से जो दूरी है उसका अंतर इसके साथ में, ये इस वाली दूरी और इस वाले बिंदु से अंतर के बराबर होती है। समझ में आ गया होगा आपको। ये इस अतिपरवलय का कहलाता है केंद्र। ठीक है, ये अतिपरवलय का केंद्र है। इस वाली अक्ष का नाम होता है संयुग्मी अक्ष। कौन सी अक्ष? संयुग्मी अक्ष, याद रखेंगे आप। और जिस पर नाभियाँ होती हैं वो अक्ष कहलाती है आपकी अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अक्ष कहलाएगी, याद रखेंगे। जिस अक्ष पर अतिपरवलय की नाभियाँ होती हैं वो अनुप्रस्थ अक्ष होती है, और जिस पर नाभियाँ नहीं होती हैं वो संयुग्मी अक्ष होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं कि इसके शीर्ष के निर्देशांक या नाभि के निर्देशांक वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में ज़रा हम समझ लें, और उसके बाद में फिर हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्योंकि बिना समझे क्वेश्चंस लगाना थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में निर्देशांक लिखते हैं सभी के, शीर्ष के, नाभि के, सभी के निर्देशांक लिखेंगे। तो देखिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं, इसमें तो थोड़ी ज़्यादा ही हौच पौच हो गई है। नेक्स्ट वाला बनाते हैं। तो पहले अक्ष बना लेते हैं।
और फिर इसकी समीकरण पे भी तो हमें बात करनी है। ये बनाया हमने, ये बनाया, तो ये हमारी हो गई F1 और ये हमारी हो गई F1। दोनों तरफ शीर्षों से जो नाभि की दूरी है यहाँ से यहाँ तक बराबर है, दोनों तरफ से बराबर है। तो जो आपका केंद्र से नाभि की दूरी है, केंद्र से नाभि की दूरी है, उसे आप C ही बोलोगे। क्या बोलोगे? C। क्लियर? और जो शीर्ष से केंद्र की दूरी है, शीर्ष से केंद्र की दूरी वो A होगी दोनों तरफ से। तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 2A। और दोनों केंद्रों के, दोनों नाभियों के बीच की दूरी 2C हो जाएगी। दोनों शीर्षों के बीच की दूरी 2A और दोनों नाभियों के बीच की दूरी 2C हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर ये हमारी नाभियाँ हो गई और ये हमारी 2C हो गई। ये हमारी अनुप्रस्थ अक्ष है जिस पे हमारी नाभियाँ हैं, वो अनुप्रस्थ अक्ष हो गई। और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी है? 2A बोलेंगे हम। कितनी बोलेंगे? 2A। ऐसे ही संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई अगर हमें निकालनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जो केंद्र से होके जाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस शीर्ष से इस पे एक लंब डाला और इस बाई अक्ष से इस पे भी एक लंब डाला। तो यहाँ पे जो मिलने वाली जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये तो A होगी। और यहाँ से शीर्ष से जहाँ पर ये जो लंब कट रहा है यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? B होगी। बात समझने की कोशिश कीजिए, कितनी होगी? B होगी। यहाँ से यहाँ तक की B होगी, यहाँ से यहाँ तक की A। ऐसे ही ऊपर बना सकते हैं आप। अगर ये इस टाइप से खींचेंगे आप, तो यहाँ पर शीर्ष से यदि एक्स अक्ष, इससे एक लंब डालेंगे यहाँ पे और फिर एक बाई अक्ष से डालेंगे, तो ये तो आपका होगा A। और लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? B होगी, ये वाली। अब यहाँ पे जो संयुग्मी अक्ष है, तो उसको अगर हम देखें, सॉरी अक्ष यहाँ तक है, वो तो हमारी लाइन खींची हुई है C की, तो यहाँ से यहाँ तक। तो हमारी संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी हो गई? 2B। और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी हो गई? 2A। याद रखेंगे आप, है ना। अब निर्देशांक की बात कर लेते हैं। इसके निर्देशांक, अगर हम यहाँ पे शीर्ष के निर्देशांक की बात करें, तो हमारे पास जो शीर्ष होंगे, शीर्ष के निर्देशांक कितने आएंगे? शीर्ष के निर्देशांक अगर एक्स अक्ष पे है तो प्लस माइनस A, भाई 1 -A, 0 और प्लस का A, 0 यही बैठेगा। और अगर हम बात कर लें उसकी, किसकी? नाभि की, तो नाभि के निर्देशांक कितने बैठेंगे? नाभियाँ भी एक्स अक्ष पे हैं। जब नाभियाँ हमारी एक्स अक्ष पे हैं तो उसके निर्देशांक कितने होंगे? जब एक्स अक्ष पे नाभियाँ होंगी तो उसके निर्देशांक आपके प्लस माइनस C, 0, क्योंकि नाभि और केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? हमारी C है, इसीलिए प्लस माइनस C, 0। अब इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है, अनुप्रस्थ अक्ष हमने अभी बताई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी होगी? 2A बताइए आपको अभी हमने। ठीक है, और आपकी संयुग्मी अक्ष है दूसरी, संयुग्मी अक्ष, उसकी लंबाई कितनी बताई? 2B बताई। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ भी A, B और C में भी एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है आपका? A² + B² = C²। लेकिन वहाँ क्या होता था? दीर्घवृत्त के केस में, जब आप दीर्घवृत्त पढ़ रहे थे तो उस केस में क्या होता था? A² = B² + C² होता था। ठीक है, ये दीर्घवृत्त का था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? A² + B² = C² होगा। ठीक है, उत्केंद्रता भी यहाँ निकाली जाती है। उत्केंद्रता क्या होती है? C/A ही रहेगी। लेकिन यहाँ E का मान हमेशा क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, समीकरण पे बात कर लेते हैं। अगर नाभियाँ एक्स अक्ष पे है
तो इस दीर्घवृत्त की समीकरण क्या होगी, एक्स अक्ष पे नाभियाँ होंगी, तो इस अतिपरवलय की समीकरण क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। दीर्घवृत्त में प्लस होता है, यहाँ माइनस हो गया। अगर नाभियाँ एक्स अक्ष पर है तो ये एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बहुत ध्यान से समझिए, सही है, एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये वाला चित्र कुछ ऐसा हो जाए ऊपर, दूसरा केस यही बन सकता है बस, सही है। तो उस केस में नाभियाँ तो आपकी देखो अनुप्रस्थ अक्ष तो इसे ही कहोगे आप, भाई बड़ी वाली अक्ष को यहाँ पे अनुप्रस्थ अक्ष करना है, और ये बाई अक्ष अब कैसी हो गई, अनुप्रस्थ अक्ष हो गई, और ये कैसी हो गई, संयुग्मी अक्ष हो गई, एक्स वाली संयुग्मी, ठीक है। क्योंकि नाभियाँ जिस अक्ष पे पहुँच जाएंगी वो आपकी अनुप्रस्थ हो जाएगी और दूसरी संयुग्मी रहेगी। तो इसके निर्देशांक जब आप लिखोगे बाई अक्ष पे तो 0, प्लस माइनस सी लिखोगे आप, है ना। सी के निर्देशांक भी आप 0, प्लस माइनस ए ही लिखोगे, है ना। और इस केस में समीकरण क्या हो जाएगी, बस समीकरण का ध्यान रखना है। समीकरण आपकी लिखी जाएगी बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष अब ए बाई हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी हम क्वेश्चंस करके देखते हैं और उस क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें निकाल के देखेंगे। करते हैं एक क्वेश्चन। और नाभिलंब जीवा की लंबाई भी तो निकालनी है, वो भी तो हम भूल गए इसमें निकालने के लिए, याद नहीं दिलाया आपने। इसमें नाभिलंब जीवा की जो लंबाई निकालने के लिए अगर आती है तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बता सकते हैं आप। नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सीधा सीधा अतिपरवलय की नाभिलंब जीवा की लंबाई, जिसे एल बोलते हैं, ठीक है, लेटस रेक्टम कहते हैं, एल से शो कराते हैं, वो कितनी होती है आपकी 2b स्क्वायर अपॉन ए ही होती है यहाँ भी, ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन ए ही होती है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं ये आपको अतिपरवलय की समीकरण दी है कि शीर्षों नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे 9 वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। बस आपको यही दो चेक करने हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और एक्स बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स अक्ष होगा, बाई पॉजिटिव होगा तो बाई अक्ष होगा, बस सीधी सी बात है। तो जब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, ए कितना आ गया आपके पास में, 3 आ गया, सही है, ए कितना आ गया, 3 आ गया। बी कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। तुलना करने पर ए और बी आ गए। अब आपको क्या निकालने हैं, शीर्ष लिखे जाते हैं आपके ए से और नाभियाँ लिखी जाती हैं आपकी सी से। तो यहाँ जो संबंध है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए कितना है 3, तो 9 प्लस 16 बराबर सी स्क्वायर। तो सी बराबर कितना आ गया, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, 5 आ गया, ठीक है, समझ गए आप। तो भाई शीर्ष कितने हो गए, शीर्ष के लिए हम वर्टेक्स लिखते हैं, तो एक्स अक्ष पे है ये, ठीक है, कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 करके लिखते हैं। तो ए कितना है आपका 3, तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0। नाभियाँ लिखेंगे, नाभियों को फोकस कहते हैं, तो फोकस प्लस माइनस सी कॉमा 0 से लिखते हैं, तो कितना हो गया, प्लस माइनस सी कितना आया 5 कॉमा 0, ठीक है। उत्केंद्रता निकालनी है, निकाल दीजिए, ई बराबर सी बटे ए, सी कितना है 5, ए कितना है 3, हो गया। नाभिलंब जीवा एल बराबर 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b कितना है आपके पास 4 गुणा 4 का स्क्वायर कितना 16 बटे ए कितना है 3, तो 16 दूनी 32, 32 बटे 3, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आसान से क्वेश्चन थे। तो चलते हैं एक्सरसाइज में और वहीं करते हैं क्वेश्चंस को।